अल्फा रेज एमिटेड फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर। जो अल्फा रेज होते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो बेसिकली क्या है, डबली आयनाइज हीलियम एटम है। हीलियम का न्यूक्लियस है वो। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों को अगर आप बाहर कर दो तो दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन का एक न्यूक्लियस बचेगा। तो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम का वो न्यूक्लियस है। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा इसका? सी पार्ट। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अल्फा पार्टिकल आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। गलत है। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास चार्ज होता है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो पहला तो करेक्ट, आर नॉट डिफ्लेक्टेड, ये कह रहे हैं नॉट, जबकि होना चाहिए डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो पहला आंसर नहीं बनेगा। बीटा पार्टिकल्स आर लेस पेनिट्रेटिंग पावर देन द अल्फा पार्टिकल, ये भी गलत है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेडिएशन की, उसके बाद बीटा रेज की, और उसके बाद अल्फा रेज की। ठीक है, अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा बीटा की होती है, और उससे ज़्यादा होती है गामा की। जबकि इसमें कह रहे हैं बीटा की अल्फा से कम होती है, गलत है। पेनिट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर है वो ये है, अल्फा सबसे कम है, उससे ज़्यादा है बीटा, और उससे ज़्यादा है गामा। और आयनाइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो ये है, अल्फा की आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है बीटा की, और सबसे कम आयनाइजिंग पावर होती है गामा की। ये पेनिट्रेटिंग पावर और ये आयनाइजिंग पावर का रेशियो है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा पढ़ते हैं, गामा रेज हैज़ द लीस्ट आयनाइजिंग पावर, बिल्कुल ठीक है। देन द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, ये बिल्कुल सही है। गामा रेज की आयनाइजिंग पावर लीस्ट होती है, पेनिट्रेटिंग पावर मोस्ट होती है। गामा रेज हैज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ये गलत है। जब लीस्ट आयनाइजिंग पावर है तो पेनिट्रेटिंग पावर तो उसकी मोस्ट होगी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट। इन द रिएक्शन आइडेंटिफाई एक्स। इसमें है क्या रिएक्शन में कि एक नाइट्रोजन है 714, और उसमें अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया ट्वाइस He4, और इन्होंने मिलके एक एक्स बनाया एलिमेंट 817, और साथ में एक प्रोटॉन लिबरेट किया है। ठीक, तो अगर ये 8 है तो सिंपल सी बात है ये ऑक्सीजन ही होगा। अगर ये 8 है तो डेफिनेटली क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ये एक्स जो है वो होगा आपका ऑक्सीजन, और एक ऐसा ऑक्सीजन होगा जिसका मास नंबर हो रहा है 17। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए पार्ट, एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस विद मास नंबर 17। बीटा डिके मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा डिके जो होता है, बेटा कहते हैं इसको, बेटा डिके। ठीक है, जो बेटा डिके होता है वो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं। वो कोई आउटर मोस्ट शेल के या इनर मोस्ट शेल के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकल के आए। तो न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसमें प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और एक जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। तो जो बेटा डिके होता है, अगर हम बेटा माइनस डिके की बात करें, इलेक्ट्रॉन के डिके की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर से आता है। ठीक, या बेटा प्लस डिके जो होगा, बेटा प्लस डिके में क्या होगा? एक पॉजिट्रॉन एमिट करेगा, तो वो जो पॉजिट्रॉन होगा वो भी कहाँ से आएगा? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर से आएगा। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा? डी पार्ट। ड्यूरिंग ए निगेटिव बीटा डिके, ड्यूरिंग ए नेगेटिव बीटा डिके तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है वो इजेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तुरंत के तुरंत बनाया जाता है, और वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कंसेप्ट के द्वारा वो उसके अंदर रह नहीं पाता। न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है, तो उसके अंदर रह नहीं पाता, तो मजबूरी में उसको इजेक्ट होना पड़ता है। वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी पार्ट। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। जब भी बीटा माइनस डिके होता है, नेगेटिव बीटा डिके होता है, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, इसलिए Z बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस 92X235 डिकेज इनटू Y91-231, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर एमिटेड। जरा समझ लो, बहुत ही सिंपल है। एक्स था आपका 92-235, तो ये डिके हो रहा है एक Y91, और ये हो रहा है 231 में। ठीक, तो इसमें अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं, प्रो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है, क्या एमिट हुआ है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम मास नंबर चेक करते हैं। तो मास नंबर में 4 का डिफरेंस आया है, 4 कम हो गया है। इसका मतलब एक तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ ही होगा। ठीक,
ठीक। एक तो आपका अल्फा पार्टिकल यानी एक तो ट्वाइस He4 का अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ ही होगा। जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर 4 से घट जाता, तो ये 4 से घट गया तो एक तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। दूसरी बात, जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से घट जाता है, यानी इसमें से अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल एमिट करूं तो यहाँ से जो भी बचेगा, मान लिया Z बच रहा है, तो ये बनेगा 231 और नीचे बनेगा 90, लेकिन मुझे चाहिए 91। तो अगर एटॉमिक नंबर को एक नंबर से बढ़ाना है तो एक बीटा माइनस पार्टिकल एमिट करो आप। जब बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होता है तो जो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है और एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो हमको मिल जाएगा y। इसका मतलब x से y जाने की जर्नी में एक तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। The half-life of a radioactive element which has only 1/32 of its original mass left after a lapse of 60 days, 60 दिन में 1/32 पार्ट बचा है। ठीक, अब 1/32 का मतलब कितनी हाफ लाइफ निकल गई होंगी? तो एक हाफ लाइफ में हाफ पार्ट बचता है, 2 हाफ लाइफ में 1/4 पार्ट बचेगा, 3 हाफ लाइफ में 1/8 पार्ट बचेगा, 4 हाफ लाइफ में 1/16 पार्ट बचेगा और 5 हाफ लाइफ में 1/32 पार्ट बचेगा, यानी 5 हाफ लाइफ निकल गई होंगी। ठीक, कितने दिन में? 60 दिन में। 60 दिन में अगर 5 हाफ लाइफ निकल गई तो एक हाफ लाइफ आपकी 12 दिन की हुई। एक हाफ लाइफ जो हुई वो कितने दिन की हुई? 12 दिन की। ठीक, वैसे चाहो आप वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो n इक्वल टू होता है वो होता है n0 इंटू 1/2 की पावर स्मॉल n। अब जो सब्सटेंस बचा है वो है n0/32। ठीक, इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर n। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी वो यहाँ से 5 आ जाएंगी। 5 हाफ लाइफ 60 दिन, तो एक हाफ लाइफ 12 दिन की होगी। A radioactive substance emit n बीटा पार्टिकल्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहले 2 सेकेंड में इसने n बीटा पार्टिकल्स एमिट करे, यानी n न्यूक्लियाई डिके हुए होंगे। फिर n/2 बीटा पार्टिकल्स एमिट किए अगले 2 सेकेंड में। इसका मतलब पहले 2 सेकेंड में अगर n डिकेज हुए हैं और अगले 2 सेकेंड में n/2 डिकेज हुए हैं, इसका मतलब 2 सेकेंड ही उसकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है, 2 सेकेंड ही क्या होगी? उसकी हाफ लाइफ, क्योंकि रेट ऑफ डिके आधा हो गया। ठीक है, अगले 2 सेकेंड में कितना एमिट करेगा? तो वो 0.25 n बीटा पार्टिकल्स एमिट करेगा। तो जो हाफ लाइफ हो गई, यहाँ से हाफ लाइफ जो आपको पता लग रही है वो पता लग रही है 2 सेकेंड। रेट ऑफ डिके आधा हो जा रहा है। रेट ऑफ डिके आधा तभी होता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधा हो जाते हैं। ठीक, तो एवरेज लाइफ कितनी होगी? तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/λ और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ln 2/λ। ठीक, तो एवरेज लाइफ जो आने वाली है वो आने वाली है 2/ln2। ठीक, ln2 से यहाँ इधर डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ 1/λ बचेगा, 1/λ ही एवरेज लाइफ होती है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। द हाफ लाइफ एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर रिलेटेड एज। हाफ लाइफ और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? तो अभी हमने रिलेशन लिखा था, जो हाफ लाइफ होती है वो आपकी होती है ln2/λ और ln2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो हाफ लाइफ इंटू लैम्डा का जो प्रोडक्ट होगा वो ln2 के बराबर हो रहा है और ln2 की वैल्यू होती है 0.693। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बन जाएगा बी पार्ट। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, हाफ लाइफ किस बात पर डिपेंड करता है? तो वो नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता और कितना अमाउंट प्रेजेंट है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक सब्सटेंस के एटम के न्यूक्लियाई की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ कुछ होती है, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ कुछ होती है। तो ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी पार्ट। हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज 16 ग्राम पोलोनियम विल बी रिड्यूस टू 1 ग्राम। 15 ग्राम डिके हो जाए, 1 ग्राम बच जाए। तो 16 ग्राम था, 1 ग्राम बच गया। ठीक, तो जरा देखते हैं कितनी हाफ लाइफ लग जाएंगी इसमें। तो कंसेप्ट होता है n इज इक्वल टू n0 हाफ की पावर n। n हाफ लाइफ अगर लग जाएंगी इसमें तो बचा है 1 ग्राम, शुरुआत में था 16 ग्राम। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में रिलेशन होता है, ये आपका मास में भी चल सकता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होंगे। मास ज़्यादा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी ज़्यादा होंगे, मास अगर आधा हो गया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी आधे हो जाएंगे। तो मैंने उसमें ये चलाया तो 1/2 की पावर n। तो यहाँ से जब आप देखोगे
तो इधर 2 की पावर n जो है वो 16 के बराबर आ गया। 16 होता है 2 की पावर 4, तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको मिल जाएंगी 4 हाफ लाइफ मिल जाएंगी। ठीक, एक हाफ लाइफ है 140 दिन की, तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, तो इंटू 4, तो ये आपका आ गया 560 डेज। 560 डेज लग जाएंगे टोटल। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Certain radioactive substance reduces to 25% of its value in 16 days। 16 दिन में 25% रह जाता है। इसका मतलब 8 दिन में 50% रह गया होगा, और अगले 8 दिन में उस 50% का भी आधा, मतलब 25% रह गया होगा। 25% रह जा रहा है, तो उसका मतलब 2 हाफ लाइफ खर्च हो रही है। पहले हाफ लाइफ में 100% से 50%, अगली हाफ लाइफ में 50% से उसका आधा 25%। तो 16 दिन में 2 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ उसकी जो होगी वो कितने दिन की होगी, 8 दिन की होगी। Carbon 14 has a half-life of 5700 years. At the end of 11400 years, the actual amount left is 1/4। ठीक है, हाफ लाइफ 5700 साल है, और 11400 साल का मतलब हो गए 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ के बाद जो अमाउंट बचेगा वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इफ द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 आवर, देन इट्स मीन लाइफ। हाफ लाइफ 10 घंटे दी है, तो मीन लाइफ कितनी होगी। ठीक, तो देखिए हाफ लाइफ जो होती है वो आपकी होती है ln2 अपॉन लेमडा, तो ये है 10 आवर्स, और मीन लाइफ होती है 1 अपॉन लेमडा, तो मीन लाइफ हो जाएगी 10 अपॉन ln2, और ln2 की वैल्यू होती है 0.693, तो इसको आप 0.7 मान सकते हो। अप्रोक्सीमेट करने के लिए कितना मान सकते हो, 0.7। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये लगभग आपकी 14 आवर्स के आसपास आंसर बन जाएगा। ठीक है, लगभग 14 आवर्स के आसपास लगभग आपका आंसर बनेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका ए पार्ट। मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड। एवरेज लाइफ दिया 100 सेकेंड, और हाफ लाइफ पूछ रहे हैं। ठीक, तो एवरेज लाइफ दिया यानी 1/λ आपको दिया है 100 सेकेंड, और आपको चाहिए ln2/λ, ये हाफ लाइफ होगी। तो ln2/λ का मतलब हो गया 0.693 इंटू 1/λ, और 1/λ है 100, तो ये बन जाएगा 69.3 सेकेंड्स। ठीक, तो ये थोड़ा सही करना पड़ेगा, ये होगा आपका 69.3 सेकेंड्स। क्लियर। अगर मिनट्स में करना चाहोगे आप, मिनट्स में 69.3 सेकेंड्स को अगर मिनट्स में लिखना चाहोगे तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका जाएगा 6.93 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1.1, और ये आपका आएगा 5 मिनट्स। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता हाफ लाइफ इन मिनट्स, तो आपका आंसर बन जाता डी पार्ट। क्लियर। तो आप कोई भी करेक्शन कर सकते हो, या तो यहाँ करेक्शन कर लो या फिर यहाँ लिख दो मिनट्स, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी पार्ट्स।